गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव्य पीसीएस में। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरियस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे एआरओ हो, चाहे बीईओ हो या यूपीएससी क्यों ना हो, तो वहाँ पर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो आज ज़रा हम चर्चा करने वाले हैं मानवाधिकार आयोग की, ह्यूमन राइट कमीशन की आज हम चर्चा करने वाले हैं। और मानवाधिकार आयोग के बारे में जुड़े हुए सारे तथ्यों को हम डिटेल में जानेंगे। केंद्रीय जो मानवाधिकार आयोग होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम जो स्टेट मानवाधिकार आयोग होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है, ह्यूमन राइट कमीशन, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे हम शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव्य पीसीएस को सर्च कीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मुफ्त में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करते हैं यहाँ पर। तो टॉपिक है आज हमारा मानवाधिकार आयोग, ठीक है। टॉपिक है हमारा मानवाधिकार आयोग। अब मानवाधिकार आयोग क्या है, इसकी जो सबसे पहली चीज़ है वो हमें समझनी है कि मानवाधिकार आयोग क्या है। तो आप देख सकते हैं मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। अब बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आया है गैर संवैधानिक, ये क्या होता है पहले आप इसको समझ लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। पेपर में आपसे यहीं से सवाल पूछ लेगा। पेपर में सवाल आएगा कि बताइए मानवाधिकार आयोग है, ऑप्शन होंगे एक संवैधानिक निकाय, एक गैर संवैधानिक निकाय, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके बनाएगा वो। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर जो गैर संवैधानिक निकाय है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा आयोग है जिसका गठन संविधान के बनाने के बाद किया गया है, ठीक है। तो मानवाधिकार आयोग एक ऐसा आयोग है जिसका गठन हुआ है संविधान को बनाने के बाद। भाई संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया है ना। और मानवाधिकार आयोग कब बना है? 12 अक्टूबर 1993 को। संविधान बन के तैयार हो गया 1949 में, फाइनली पूरा 1950 में लागू हो गया, और ये आया है 1993 में। तो स्पष्ट सी बात है कि मानवाधिकार आयोग संविधान के बनने के बाद आया है। इसलिए ऐसे निकाय जिनका गठन संविधान के बनने के बाद होता है उन्हें हम कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय। ध्यान रखना, अब गैर संवैधानिक निकाय का मतलब ये नहीं है कि ये गैर कानूनी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि गैर संवैधानिक और गैर कानूनी 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज़ गैर संवैधानिक है वो गैर कानूनी भी हो गई, ऐसा नहीं है। तो गैर कानूनी मतलब है जो कानून के खिलाफ हो, जो कानून के समर्थन में ना हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये गैर संवैधानिक निकाय का सीधा सा मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी स्थापना हुई है संविधान के लागू होने के बाद। इसी वजह से हम इसे कहते हैं गैर संवैधानिक। या इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल हो जाता है, वो है सांविधिक। इसे हम सांविधिक भी कहते हैं, ठीक। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। और केवल मानवाधिकार आयोग नहीं, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे आयोग हैं जो गैर संवैधानिक हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो नीति आयोग को ही अगर हम देख लें, ठीक है। नीति आयोग, जिसका पहले नाम था योजना आयोग, तो नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। उसी प्रकार से मानवाधिकार आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो आप समझ गए होंगे गैर संवैधानिक क्या होता है। तो आप देख सकते हैं मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को दिए गए मानव अधिकारों की रक्षा करना है। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार आयोग एक ऐसा गैर संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे नागरिकों को, जो हमारे सिटीजन हैं, उनको जो अधिकार मिले हुए हैं उनकी रक्षा करना मानवाधिकार आयोग का काम है। अब जैसे क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं यहाँ पर, तो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार मिला हुआ है। और आर्टिकल 21 जीने का अधिकार मिला हुआ है। तो ये सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट हैं ये हमारे नागरिकों को मिले हुए हैं। और ये जो राइट्स हैं ये अच्छे से परफॉर्म करते रहें स्टेट में, देश में ये अच्छे से चलते रहें, इस बात की निगरानी करता है विद्यार्थियों मानवाधिकार आयोग। यानी
नागरिकों को जो उनके फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो ढंग से काम करते रहें, मानवों को जो उनके मानव होने के नाते जो अधिकार मिले हुए हैं वो ढंग से काम करते रहें, इसकी देख रेख करता है मानवाधिकार आयोग। ठीक, मानवों को जो अधिकार मिले हुए हैं उनका संरक्षक है मानवाधिकार आयोग। अब प्रश्न यहाँ पूछता है मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो विद्यार्थियों, मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? मानवाधिकार आयोग का गठन मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को हुआ है। ठीक, मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है 12 अक्टूबर 1993 को। प्रश्न अगर कभी पूछ ले कि किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, तो मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत। ये अधिनियम भी याद रखिएगा, पेपर में पूछ लेता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया और इसी अधिनियम के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई मानवाधिकार आयोग की, ह्यूमन राइट कमीशन की। ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो चलिए, ये है मानवाधिकार आयोग, इसका गठन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मानवाधिकार आयोग को पढ़ने से पहले समझें कि आखिरकार मानव अधिकार क्या हैं। मानवाधिकार आयोग को पढ़ने से पहले ये समझना बेहद ही ज़रूरी है कि मानव अधिकार क्या है, तभी तो आप समझ पाओगे कि मानवाधिकार आयोग किस तरीके से और किसके लिए कार्य कर रहा है। तो मानवाधिकारों को समझने के लिए मैंने इसको दो स्तरों पर बांट दिया है। मानवाधिकारों को समझने के लिए हम इन्हें 2 स्तरों पर बांट करके पढ़ते हैं। पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा है भारत स्तर पर। तो चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है मानवाधिकार। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें मानवाधिकारों को किस तरीके से परिभाषित किया गया है, तो यूएन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व के सभी मानवों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व के सभी मानवों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार है, इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और काम एवं शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको देखा जाए, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें मानवाधिकार क्या हैं, तो यूएन जो इनकी परिभाषा बताता है वो ये है कि विश्व के सभी नागरिकों को, विश्व के जितने भी नागरिक हैं, विश्व के जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। वो अपना जीवन जैसे जीना चाहें वैसे जी सकते हैं। गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार है, किसी व्यक्ति को आप गुलाम नहीं बना सकते, किसी व्यक्ति को आप भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं नहीं दे सकते। इसके अलावा उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी वो जो सोचता है, उसके जो विचार हैं उनको वह अभिव्यक्त कर सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसी को कहा जाता है। तो आर्टिकल 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसको वेरीफाई करता है। तो यूएन ये कह रहा है कि सभी लोगों को, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सभी को जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, गुलामी से मुक्ति का अधिकार है, उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है और काम और शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है, यानी उनको शिक्षा का अधिकार भी मिला हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये हैं हमारे मानवाधिकार जो डिसाइड किए गए हैं यूएन के द्वारा। यूएन मानवाधिकारों को जो बताता है वो आपके सामने हैं। ये हैं सारे के सारे, जिसमें लोगों को जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी से मुक्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इत्यादि। ये जो मानवाधिकार डिसाइड किए गए हैं यूएन के द्वारा। अगर हम भारत स्तर पर इसकी चर्चा करें, अगर हम देखें कि भारत स्तर पर इसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भारत में भी इसको काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है। भारत स्तर पर अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3 जो है, जिसका नाम है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत समुचित मानवाधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 जो है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो उनके अंतर्गत समुचित व्यवस्था की गई है मानवाधिकारों की। जैसे अगर हम देखें तो अनुच्छेद 14 जो है, यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 17 छुआछूत के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अनुच्छेद 19 बोलने की आज़ादी है, अनुच्छेद 21 की हम बात करें तो अनुच्छेद 21 है जीने का अधिकार, और अनुच्छेद 23 और 24 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 23 और 24 हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन के द्वारा जो
ह्यूमन राइट डिसाइड किए गए हैं वो सारे के सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं ऑलरेडी। ठीक है, जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार निश्चित किए गए हैं वो भारतीय संविधान में बाकायदा मौजूद हैं। आप उदाहरण के जरिए देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, अगर हम देखें शिक्षा का अधिकार, तो बिल्कुल आर्टिकल 21A जो है वो शिक्षा का अधिकार देता है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिल जाएगी। इसके अलावा गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 23 और 24 में आपको मिल जाएगा, कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता। इसके अतिरिक्त हम देखें तो जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार आपको आर्टिकल 21 में मिल जाता है, अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार दिया हुआ है, अनुच्छेद 17 में जो है छुआछूत के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानवाधिकार मौजूद हैं उन सभी को भारतीय संविधान में बाकायदा सुनिश्चित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकार प्राप्त हैं और भारत स्तर पर भी इनकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मानवाधिकार क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मानवाधिकारों को लेकर यूएन की जो घोषणा है, जो यूनाइटेड नेशंस की घोषणा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको समझ लेनी चाहिए। तो मानवाधिकार को लेकर जो यूएन की घोषणा है उसकी डेट आपसे एग्जाम में पूछता है। मानवाधिकारों की यूनाइटेड नेशंस घोषणा की हम बात करें तो ये जो घोषणा हुई है ये हुई है 10 दिसंबर 1948 को। आप देख सकते हैं मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, यूएन की जो मानवाधिकारों की घोषणा है वो कब आई है? वो आई है 10 दिसंबर 1948 को। कहाँ आई है? पेरिस में। तो पेरिस में इस यूएन की मानवाधिकार घोषणा को स्वीकार कर लिया गया था। अब आप देख सकते हैं मानवाधिकारों के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार मानवाधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। मानवाधिकारों के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि इसी के द्वारा पहली बार मानवाधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। और चूंकि 10 दिसंबर को स्वीकार की गई है विद्यार्थियों, इसीलिए प्रतिवर्ष हम 10 दिसंबर को मनाते हैं मानवाधिकार दिवस। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। ठीक, तो ये है यूएन की मानवाधिकारों की घोषणा। अब हम जरा बात करें मानवाधिकार आयोग की। तो आप देख सकते हैं जो पेरिस घोषणा थी जो कि हुई है 10 दिसंबर 1948 को, उसी घोषणा के अंतर्गत आप देख सकते हैं, यहाँ पर कि पेरिस घोषणा के अंतर्गत भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया। ये सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस घोषणा के तहत बनाया गया। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 में आया है, यह पेरिस घोषणा के अंतर्गत बनाया गया है। इसी अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। बेहद ही महत्वपूर्ण है ये बात विद्यार्थियों कि पेरिस घोषणा के अंतर्गत ही हमने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया और इसी अधिनियम के अंतर्गत ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग बनाए गए हैं। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अलावा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, दोनों ही स्थापित किए गए हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत। तो ध्यान रखेंगे, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दोनों का फॉर्मेशन किया गया है। ये आपसे पेपर में पूछ सकता है कि बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो आप जवाब देंगे 1993। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब जरा हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से इसकी संरचना कैसी है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि हमें पता ही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये बना है कब? 1993 में, जैसा कि हम देख ही रहे हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करें तो
प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया है 1993 में, जैसा कि हमें पता है। अब मानवाधिकार आयोग की अगर बात की जाए तो मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त 4 पूर्णकालिक सदस्य तथा 4 मानद सदस्य होते हैं। बात समझ पा रहे हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के अलावा 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे तथा 4 मानद सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य होंगे। 8 सदस्यों में से 4 पूर्णकालिक होंगे तथा 4 मानद होंगे। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए संविधान में उच्च योग्यता निर्धारित की गई है। ये ध्यान रखेंगे कि अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे इनकी नियुक्ति के लिए संविधान में उच्च योग्यता निर्धारित की गई है। अगर हम देखें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने की योग्यता क्या है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता। यानी वही व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनेगा जिसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता के बराबर होगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि सदैव सुप्रीम कोर्ट का ही कोई मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनेगा। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कौन बनेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो सदैव सुप्रीम कोर्ट का ही कोई मुख्य न्यायाधीश जो पहले रह चुका हो वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनेगा। अच्छा, टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, एक होगा अध्यक्ष प्लस 8 होंगे सदस्य। तो टोटल जो बॉडी हो जाती है 9 लोगों की हो जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष हैं और 8 सदस्य हैं। इन 8 सदस्यों में से भी आप देख पाएंगे 4 पूर्णकालिक हैं तथा 4 मानद सदस्य होते हैं। अच्छा, अब इस सदस्यों के बारे में जरा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जो सदस्य हैं जो मैंने आपको बताया, 4 जो पूर्णकालिक सदस्य हैं और 4 जो मानद सदस्य हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले ये जो 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं इनकी चर्चा हम करते हैं। तो ये जो 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं इनमें से एक सदस्य जो भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, ये जो 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं इनमें से एक सदस्य होगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य होते हैं, तो ये अन्य में से कोई एक होगा। इसके अलावा एक सदस्य भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो। जो 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं उनमें एक सदस्य तो आएगा सुप्रीम कोर्ट का जज और दूसरा सदस्य आएगा किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जो भारत में हाई कोर्ट हैं उनके मुख्य न्यायाधीश में से किसी एक को यहाँ पर चुन लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो 2 सदस्य, क्योंकि 2 तो यहाँ पर हो गए, 2 बाकी हैं, तो 2 सदस्य जो होंगे उनकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाती है जिन्हें मानव अधिकारों की जानकारी हो अथवा इस क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव हो। ठीक, तो जो 4 हमारे पूर्णकालिक सदस्य हैं उनमें एक सदस्य होगा सुप्रीम कोर्ट से, एक सदस्य होगा हाई कोर्ट से तथा 2 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें मानव अधिकारों के क्षेत्र में व्यापक जानकारी हो या इस क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव रहा हो। ऐसे 2 लोगों को यहाँ पर चुना जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से, तो टोटल हो जाते हैं ये 4। ये जो 4 सदस्य हैं ये विद्यार्थियों पूर्णकालिक हैं, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये पूर्णकालिक हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया पीछे कि 4 मानद सदस्य भी होते हैं, तो जरा वो मानद सदस्य भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हैं वो 4 मानद सदस्य। मानद सदस्य निम्नलिखित आयोगों के अध्यक्ष होते हैं। मानवाधिकार आयोग में 4 होते हैं मानद सदस्य। अब वो मानद सदस्य कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए। तो जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होंगे वो ऑटोमेटिक इसके सदस्य बन जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी इसके ऑटोमेटिक सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी इसके ऑटोमेटिक सदस्य होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी इसके ऑटोमेटिक सदस्य होंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे,
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के भी इसके अध्यक्ष सदस्य होंगे और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती हैं वो भी इसकी सदस्य होंगे। तो ये जो 4 आयोग हैं, ये जो 4 आयोग आपको दिख रहे हैं, इनके अध्यक्ष भी ऑटोमेटिक सदस्य होते हैं किसके? मानवाधिकार आयोग के। मैंने आपको बताया टोटल 8 सदस्य होते हैं, 4 होते हैं पूर्णकालिक। उन 4 में से हमने देखा था कि एक आएगा सुप्रीम कोर्ट से, एक आएगा हाई कोर्ट से और 2 लोग ऐसे होंगे जिन्हें मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुभव होगा। शेष जो 4 हैं वो आपके सामने हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो होंगे वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो टोटल मेंबर हो जाते हैं इसके 8। इसके अलावा अगर हम देखें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं विद्यार्थियों, वो है न्यायमूर्ति HL दत्तू। ध्यान रखेंगे ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं न्यायमूर्ति श्री HL दत्तू। और अगर कभी पूछ ले कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो हैं न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। इनका समय भी आप देख सकते हो 1993 से 1996। तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और न्यायमूर्ति श्री HL दत्तू ये मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। ये सारी इन्फॉर्मेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हम देखें इनकी नियुक्ति कौन करता है। ये जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो सीधी सी बात ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इनकी जो नियुक्ति है विद्यार्थियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। सीधी सी बात है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, सीधी सी। अब यहाँ पर डायरेक्टली राष्ट्रपति जी नहीं चुनते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनती है और वो कमेटी जिन नामों की सिफारिश करती है उन्हीं नामों को राष्ट्रपति जी नियुक्त कर देते हैं। एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप जवाब देंगे भारत के राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री तथा उनकी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सलाह पर वो ऐसा करते हैं। आगे हम देखें विद्यार्थियों कार्यकाल कितना है? तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई व्यक्ति जो है वो 60 साल की उम्र में आयोग का अध्यक्ष बना। मान लो कोई व्यक्ति जो है वो 60 साल की उम्र में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका अध्यक्ष बनता है, तो वह अगले 5 साल तक यानी 65 वर्ष तक अपना काम करता रहेगा। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति जो है वो 66 साल की उम्र पर आयोग का अध्यक्ष बना, तो वो फिर अगले 5 वर्षों तक काम नहीं करेगा, वो काम करेगा 70 वर्ष की उम्र तक। इनमें जो भी पहले आ जाएगा, अगर 5 साल पहले आ जाते हैं तो वो कार्यकाल माना जाएगा, तो उस कार्यकाल पर वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर 70 वर्ष की आयु उसकी पूरी हो जाती है तो उसको पहले माना जाएगा और इस आधार पर वह सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे अध्यक्ष तथा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र। इनमें से जो भी पहले आ जाएगी उसको मान लिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जा सकती है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये सारी की सारी जानकारी जो अभी हमने ली ये थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। इसके अतिरिक्त जो है विद्यार्थियों राज्य मानवाधिकार आयोग भी होता है। जैसा कि हमने देखा था कि जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आया था उसमें साफ साफ कहा गया था कि एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होगा, इसके अलावा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी होगा। तो ज़रा हम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम 1993 के आधार पर राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग बनाया गया है, जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है। अब ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग होगा इसकी यदि बात की जाए तो इसका गठन किस तरीके से होता है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें एक अध्यक्ष होगा, इसके अलावा 3 सदस्य होंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होगा तथा 3 सदस्य होंगे।
राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा 3 सदस्य। वहीं हमने देखा था केंद्र में एक अध्यक्ष के साथ साथ 8 सदस्य, बट राज्य में ऐसा नहीं है। राज्य में एक अध्यक्ष होगा तथा 3 सदस्य होंगे। अध्यक्ष की यदि हम योग्यता की बात करें तो अध्यक्ष उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष की योग्यता क्या है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अगर हम कार्यकाल की बात करें विद्यार्थियों, तो आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, यानी बिल्कुल मिलता जुलता ही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से, बस सदस्यों की संख्या थोड़ी सी कम है। आगे हम देखें तो राज्य मानवाधिकार आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल विषयों से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची और समवर्ती सूची जो राज्य सूची और समवर्ती सूची है उनमें जो शामिल विषय हैं उनमें मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जितने भी मामले होंगे उनकी सुनवाई कर सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग। आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मिलता जुलता ही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से, बस सदस्यों की संख्या में थोड़ा सा अंतर है, योग्यता में थोड़ा सा अंतर है, बाकी चीज़ें तकरीबन समान है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूरे भारत के लिए काम करता है और राज्य मानवाधिकार आयोग जिस राज्य में बना हुआ है उसके लिए काम करेगा, बाकी चीज़ें बिल्कुल एक समान है। अब जरा हम इनके कार्य भी देख लेते हैं कि ये कार्य क्या करते हैं। तो कार्यों की अगर बात की जाए विद्यार्थियों कि क्या क्या काम करते हैं मानवाधिकार आयोग, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो कार्यों की अगर बात की जाए तो मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित यदि कोई मामला, मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित यदि कोई मामला HRC का मतलब है ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि HRC के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो HRC को उसकी जांच कराने का अधिकार है। यानी मान लीजिए अगर कोई मामला जो मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है यदि HRC के संज्ञान में आता है, या अब संज्ञान का मतलब है कि वो स्वयं भी संज्ञान ले सकते हैं या फिर कोई शिकायत कर दे। उदाहरण के लिए जैसे आपने देखा होगा कि अभी एक महिला है, एक बच्ची ही है ज्योति नाम की, उसने तकरीबन 1200 किलोमीटर साइकिल चलाई अपने बीमार पिता को लेकर। इसके अलावा एक फ़ोटो आई थी कुछ दिन पहले जिसमें एक बच्चा जो है सूट केस पर अपना सर रखकर जो है उसकी माँ उसे खींची चली जा रही थी। तो इन मुद्दों पर अभी जो HRC है, जो ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने स्वतः संज्ञान लिया है। तो वह स्वतः संज्ञान भी ले सकता है इन मुद्दों पर, जैसे जो श्रमिक के मुद्दे हैं उस पर जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसने स्वतः संज्ञान लिया है। इसके अलावा अगर कोई शिकायत कर दे कि देखिए देश में इस हिस्से में या इस एरिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके माध्यम से भी वह कार्यवाही कर सकता है या जांच कर सकता है। तो मानवाधिकारों का उल्लंघन का कोई भी मामला अगर होगा तो ह्यूमन राइट कमीशन उस पर जांच करेगा। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकता है, तो कैदियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए किसी भी जेल या नज़रबंद स्थान की यात्रा करना तथा उस पर अनुशंसाएं देना। मानवाधिकार आयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण काम है कैदियों की स्थिति में सुधार। तो ये लोग जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जो होते हैं ये जेल में जाते हैं और वहाँ पर जो कैदियों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, साफ़ सफाई हो गई, उनका भोजन हो गया, इन सब की जांच करते हैं तथा सरकार को इस पर अपनी रिपोर्ट देते हैं कि आपको ये बदलाव कर लेने चाहिए या ये सुधार कर लेने चाहिए। तो ये भी मानवाधिकार आयोग का एक काम है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार साक्षरता को फैलाना और इन अधिकारों के संरक्षण हेतु उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। यानी मानवाधिकार आयोग का काम ये भी है कि समाज में मानवाधिकार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लोगों को अवेयर करना, उनसे लोगों को अवेयर करना कि ताकि लोगों को ये पता रहे कि हमारे मानव अधिकार क्या क्या हैं। तो मानवाधिकार आयोग का एक महत्वपूर्ण काम है लोगों में मानवाधिकार को लेकर साक्षरता बढ़ाना
लोगों को इस बात के लिए अवेयर करना कि आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो क्या क्या हैं, लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए, तथा इसके लिए लोगों को जागरूक करना भी मानवाधिकार आयोग का एक काम है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच के लिए आयोग के पास अपने खुद के कर्मचारी हैं। इसे अपने उद्देश्य के किसी भी अधिकारी या केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार की जांच एजेंसी से सेवा लेने का अधिकार है। मान लो कोई मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो उसकी जांच करेगा ह्यूमन राइट कमीशन। तो वैसे तो उसके पास अपने लोग हैं जो उसकी जांच करें, लेकिन अगर वह चाहे तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी जांच एजेंसी से वो सेवा ले सकती है। मान लो कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ तो हो सकता है जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो सीबीआई को इस बात का आदेश दे कि भाई आप इसकी जांच कीजिए, या स्टेट में अगर होता है तो स्टेट जो सीआईडी होती है उसको ये काम सौंपा जा सकता है। तो बिल्कुल ये अधिकार है ह्यूमन राइट कमीशन को कि वह जांच या तो स्वयं कर ले, और अगर स्वयं करना ना चाहे तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी जांच एजेंसी की सहायता वह ले सकती है। तो ये थे विद्यार्थियों मानवाधिकार आयोग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। कोरोना संकट के दौरान आप लोग घर पर ही रहिए, घर पर रहकर ही पढ़ाई कीजिए, बाहर ना निकलें, जितना हो सके घर पर ही रहिए और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।